बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। अपनी खुशी के साथ दूसरों की खुशी का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जो कुछ आप बांटते हैं वो पलट कर आपकी तरफ आता है। खुशियाँ बांटे, खुशियाँ पलट कर आएंगी, आप भी खुश रहेंगे। छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर हम ज़िंदगी में इनका ख्याल रखेंगे तो हमारी अपनी ज़िंदगी आसान होती चली जाएगी। प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे जी खबरों से, और इसके बाद हम सेगमेंट्स भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आपकी बर्थडे कल, माजरत जिनकी बर्थडे हम शामिल नहीं कर सके, हमारी भी बहुत सारी मजबूरियाँ होती हैं। हमारे लिए जो गेस्ट टाइम निकाल के आते हैं हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद कल पोजीशन होल्डर्स का ऐलान हो रहा था। एक तरफ वज़ीर तालीम थे, एक तरफ अज़मा बुखारी साहिबा थी, तो हमारी भी कुछ मजबूरियाँ होती हैं जिसकी वजह से हम कुछ सेगमेंट्स जो हैं अपने स्किप कर देते हैं। लेकिन आपसे प्रॉमिस है, आज जिनकी कल बर्थडे थी वो सेगमेंट आज भी शामिल कर लेंगे इंशाल्लाह। 11:05 पर थोड़ा सा वेट कीजिए। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद है, आमिर रजा खान साहब और हसन अली ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। हम पहली खबर की तरफ आएंगे, और पहली खबर की तरफ इससे पहले मैं जाऊँ, जिस दिन वॉल्टन रोड कंप्लीट हो गया, यकीन माने उस दिन 2 शुक्राने के नफल मैं पढ़ूंगी। मतलब मेरी खबर के दौरान, मेरे इंट्रो के दौरान बंद रोड वाले बेचारे जो है वो शुक्र का कलमा ना पढ़े, इसने मेरी प्रोड्यूसर ने अजाब उठाया होता है। पता नहीं वॉल्टन रोड कब होगा। कारपेटिंग शुरू हो गई है। और मैं भी हैरान था कि आयशा नहीं पढ़ेगी। आयशा नहीं, मैं लाजमी पढ़ूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है ना वो भी, तो वो भी पढ़ लेंगी। क्या है, हाँ पढ़ लेगी, वो भी पढ़ लेगी, लेकिन वो पढ़े ना पढ़े मैंने जरूर पढ़ लेने हैं, जो मेरे कान पक्के हैं। अच्छा जी, बंद रोड वाले मंसूबे की तरफ आ जाते हैं आमिर भाई। अच्छा है। फाइनली अपने चाचू की तरह इन्होंने कोई साहबका मंसूबे जो है सीएम साहिबा खुद गई, खुद इफ्तिताह किया। दोनों का भी अपनी लगा दी, दोनों का दोनों अपनी लगानी थी। जिसने इफ्तिताह किया तो इफ्तिताह की तख्ती होती है वो, उसमें कोई किसी का नहीं है। तख्ती का ही तो रोला है। जिसने रखी उसका नाम भी मेंशन नहीं करते। मैं हमेशा ये कहता हूँ, मैं हॉस्पिटल का सर्जिकल टावर जो है जिससे मैं मुस्तफीद हुआ हूँ, वो परवेज़ अलाई का मंसूबा था। शहबाज शरीफ ने रोके रखा, दोबारा परवेज़ अलाई वज़ीर आला आया तो मुकम्मल हुआ। ये नहीं होना चाहिए। मैं यही कहता हूँ। आपने कल रावी ब्रिज का इफ्तिताह किया, बुनियाद रखी, उसको क्रेडिट भी नहीं देते, जाता है, नाम भी नहीं लिखते। लिखा इतना बड़ा लिखा हुआ है मोहसिन नकवी का एक और मैं का मंसूबा। आप वो और क्या क्रेडिट होगा जी, ये मुझे बताएं। सारी दुनिया को पता है किसका मंसूबा है। आप उसमें किसी का, आप वाल्टन रोड के मंसूबे को उठाएंगे तो आप मोहसिन नकवी का नाम आएगा। क्यों नहीं आएगा? लोग याद रखते हैं भाई ये मंसूबा किसने शुरू किया था। इफ्तिताह वाले की पट्टी यहाँ पे लगती है। तो लोग देखते बहुत सारे मंसूबे ऐसे भी होते हैं जो मुख्तलिफ वज़ीर आला आते हैं। मैं यही कहता हूँ जो कंटिन्यूटी है उसको रखना बड़ी बात है कि आप उसको, आपने ये नहीं किया कि इस कॉरिडोर को रोक दें। इसका वैसे बड़े दिल की जरूरत, इसका फेज 1 जो है वो पहले मोहसिन नकवी साहब ही इफ्तिताह करके गए, वहाँ लगी हुई है उनकी। और ये नहीं हुआ जो इन्होंने, खैर वो रिंग रोड वाला जो मामला था उस पर इन्होंने वो तख्ती उखाड़ के तो नई तख्ती लगवा दी। वो भी महकमे जो हैं बड़े मज़े के काम करते हैं इस तरह के। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि चलें, और कोई भी वज़ीर आला हो, जो आने वाला वज़ीर आला है वो पिछले वज़ीर आला के जारी कामों को जारी रखे ना। लेकिन आमिर भाई साहब क्रेडिट भी तो देना। अब आप अगर आपकी सीएम साहिबा ने फट्टी वहाँ पे लगा ली है अपने नाम की, तो जिसने मंसूबा शुरू किया, मैंने वही कहा क्रेडिट जाना चाहिए था कि नहीं। बड़े पूछा था, मेरी सीएम कह रहे हैं भाई आपकी राबड़ी देवी है। नहीं, आप कहाँ करें आमिर भाई बेशक है, लेकिन मैं आज तक देखें मेरी बात सुने कि आमिर भाई वाला कहाँ का है। आमिर भाई जब आपके चेहरे आपके सीएम, जब सीएम का नाम आता है आपके चेहरे पे खुशी आ जाती है। नहीं तो खुशी आना क्या बुरी बात है भाई, किसी का खुश होना। आपकी मुस्कुराहट जो है वो देखने वाली होती है। हमारी एंकर ने शुरू बात इससे की कि छोटी छोटी चीजें इस पे खुश हुआ तो हम बड़ी चीज पे खुश हो जाते हैं। तो आप इस चीज पे भी तो खुश हो, आप इस चीज पे क्यों नहीं, आप ये चीज क्यों नहीं कहते कि जिसने मैंने ये कहा इतना बड़ा नाम प्रोजेक्ट शुरू किया, मैंने ये लिखा उसका ये अखबार में लिखा है, ये अखबार में लिखा। उस तख्ती पे अगर मेंशन कर देते थोड़े बड़े, कोई भी नहीं करता। चले मैं आपको पिछले दौर के भी, उससे पिछले दौर के भी, उससे पिछले दौर के, मैं किसी की साइड नहीं लेता हूं। मैं किसी की साइड नहीं लेता हूं। मैं तो हकीकत बयान करता हूं। मैं तो कहता हूं पिछले दौर में भी, उससे पिछले दौर में भी, उससे पिछले दौर में भी। इसमें इस बहस को छोड़ दें, आप आ जाएं लोगों के फायदे की तरफ। ये है कि चले लोगों को 4-5 महीने बाद फायदा हो गया। ये इफ्तिताही तख्ती है, ये इफ्तिताही तख्ती है। इसमें इफ्तिताही तख्ती जो इफ्तिताह करेगा उसी का लगना है। इसमें कोई दूसरे का नाम आप कहते हैं नाम भी शामिल कर दें, ये कैसे हो सकता है? अच्छा जी हसन, क्या फायदा होगा? लोग बहुत परेशान थे। अब ये जो साइड रोड वाला इशू था वो भी हल हो गया। इसमें जो सबसे अहम चीज़ है, देखें वो हमारे रिपोर्टर हैं जैन मदनी साहब, ठीक है। अक्सर वो बेचारे जब रात को घर जाया करते थे, वो रोजाना जो है उनका एक मैसेज जो है वो चैट में आया हुआ था कि ये
मैं रोड की वजह से तो पहला परेशान मैसेज हूँ। उनका ही नज़र आता है कि जी मैं रोड की वजह से बहुत परेशान था और ये और वो, बिजली नहीं है। तो इससे ज़ाहिरी बात है, देखें, इससे जो लाहौर के उस इलाके के ख़ास तौर पे जो मकीन है उनको भी फ़ायदा होगा, और जो लाहौर आने जाने वाली ट्रैफिक है वो इस प्रोजेक्ट से बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद होगी। एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था जिसको डिले किया गया, और ये मेरे ख्याल फरवरी में जो है वो इसका इफ्तिताह होना था, जो कि ना हो सका, उस वक्त मुकम्मल नहीं हो सका था। और उसके बाद फिर जैसे अब वॉल्टन रोड डिले हो रहा है मुसलसल, उसी तरह से डिले होते होते कोई 4-5 महीने का इसमें डिले आया। लेकिन ये है कि चलें, देर आए दुरुस्त आए। रिहायशियों को ना साइड रोड का मसला है, वो अभी भी स्टिल है। नहीं, वो खत्म हो गया। अच्छा। खत्म हुआ तो ये पिछले 3 हफ्ते पहले इफ्तिताह होना था। तो मरियम नवाज को जब कहा गया इफ्तिताह के लिए, तो उसने कहा जब तक आप साइड वाले रोड जो हैं, जो इस पे लोगों ने सफ़र करना है, आम शहरियों ने, ये तो मोटरवे एक्सेस रोड है ना जी, 14 अगस्त को भी शायद उनका प्लान था। हाँ। लेकिन नहीं किया था कि पहले वो मुकम्मल करें, और वहाँ पे ना सिर्फ वो मुकम्मल करें बल्कि प्लांटेशन भी कर दें, यानी पौधे भी लगा दें। अब उनको शॉर्टी हुई तो उन्होंने जाकर वो उसका इफ्तिताह कर दिया, और मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा है। थोड़ा सा मंसूबे के खतोखाल बता दें, मैं बताता हूँ, ये जो असल में ये इसको अगर ये कहा जाए कि ये जीटी रोड की जानिब से आने वाले लोगों को मोटरवे लिंक रोड है, जो रावी की तरफ से आएंगे लोग या उस तरफ रहने वाले लोग जितने भी हैं, हमारे शुमाली लाहौर की जानिब रहने वाले लोग, वो जब मोटरवे की तरफ आते थे तो उनको एक मौत के कुएं में से गुजरना पड़ता था। अगर आपने कभी सफ़र किया हो बंद रोड के साथ साथ, तो तमाम वो हैवी ट्रैफिक जो लारी अड्डे से निकलती थी या सब्जी मंडी से निकलते थे, ट्रक और ट्रैक्टर, वो जिन्होंने मोटरवे पे जाना है, उनके लिए वही रोड था जो एक मोटरसाइकिल सवार और एक कार सवार के लिए था, एक रिक्शा सवार के लिए था। तो वो एक मौत का कुआं लगता था और खौफ आता था इस रोड, और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा ब्लॉक रहती थी। ये बड़ा अच्छा मंसूबा था। ये मंसूबा ये था कि जी वहाँ से एक रोड शुरू किया जाए रावी से पार से, जो आपको रिंग रोड से होता हुआ, अगर आपने मोटरवे पे जाना है तो आपको बंद रोड इस्तेमाल ना करें। यानी अब तमाम वो बसें, तमाम वो ट्रक ट्रालर, वो अपने अगर मोटरवे पे जाना है तो आप वो एक्सेस रोड जो है उसको इस्तेमाल करेंगे, आप सिग्नल फ्री हो जाएंगे और कोई सिग्नल आपको नहीं लगेगा, तो आप जल्दी मोटरवे पे पहुंचेंगे, फ्यूल की बचत होएगी, टाइम की बचत होएगी, लोगों की जानों की बचत होएगी। ये सबसे बड़ी बात थी। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के मज़ीद मंसूबे जो हैं, जैसे नया रावी ब्रिज है, उसका भी कल इफ्तिताह किया। ये भी मोहसिन नकवी साहब का ही क्रेडिट है कि उन्होंने इसको शुरू कराया था और ये आज मुकम्मल हो गया, तो हमें खुशी है। रुका नहीं मंसूबा। आई विश कि इसी तरह हम किसी दिन वॉल्टन रोड के मुकम्मल होने की भी खबर पड़े। बहुत इसी तरह हम क्रीम ब्लॉक वाले की खबर सुने कि वो भी मोहसिन नकवी साहब ने सजेस्ट कराया था। कलमा चौक वाला जो था, फिर उसके आगे जो पंजाब यूनिवर्सिटी वाला ब्रिज है, उसका भी नहीं, मेरी ख्वाहिशात नहीं है। मैं तो सारे मंसूबों का इसलिए आपको याद दहानी करा रहा हूँ कि सारे वो मंसूबे हैं जो मोहसिन नकवी साहब ने डिज़ाइन कराए थे। अगर इनको भी मरियम साहबा शुरू करा दे तो मेरा ख्याल है इतने मुश्किल से मुकम्मल फट्टे या तख्ती जो है वो मरियम नवाज की ही लगेगी। दुआ करते हुए तस्वीर भी उन्हीं की आएगी, भाई करवा दें शुरू। अच्छी थी तस्वीर ज़ाहिर है। कल वो डार्क मैरून कलर में वैसी भी अच्छी लगी। आई थिंक पर्पल सा कलर था। हाँ, पर्पल टाइप कलर, हाँ उस तरह का कलर वैसे था, तो मिक्स का टाइप था। खूबसूरत लगती है। ब्रेक के बाद आएंगे अगली खबर की तरफ, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। मुझे तो इंतहाई मुज़हका खेज़ खबर लग रही है। मतलब करंट लगने से मौत पर 40 लाख मुआवजा, नौकरी देने का हुक्म। नौकरी किसको दी जाएगी? जो मर जाएगा, उसके लवाहिकीन को। अच्छा, लवाहिकीन में से किसी नहीं, आगे लिखे नौकरी देने का हुक्म है कि शायद मर जाने के बाद नौकरी दें। इस पर कौन सा अमल दरामद होना है? और नेपरा ने कौन सा पहले बहुत सारी चीज़ों पे अमल दरामद करा लिया। लेस्को काम देखें, जितने आपके बिजली के पोल्स हैं, अब बदकिस्मती कहें या जो भी कहें, ये पोल्स लगा दिए गए लेकिन इनको अर्थ नहीं किया गया। वो हम बचपन में देखते थे कि साथ एक बिजली का खंभा लगता था तो इसके साथ एक तार थी जो जमीन में जा रही होती थी, वो जा रही होती थी, उसको उन्होंने किया होता अर्थ किया होता था। अच्छा, इसमें उससे ये होता था कि आप जब खंभे के साथ लगे भी, जैसे बारिश है कुछ भी है, तो झटका बढ़ता था। झटका बड़ा जोर का लगता है लेकिन उससे आपकी मौत नहीं होती कम से कम। अच्छा, आप दूर हट जाते हैं क्योंकि जमीन के अंदर चला जाता था। बजाय इसके कि नेपरा ये कहे कि लेस्को अपने तमाम, लेस्को, मैपको, फेपको, जितने भी हैं सब कंपनीज, सबको कहे कि भाई अपने अपने पोल जो हैं उनको अर्थ कराएं ताकि आसमानी बिजली गिरे तो इसका नुकसान ना हो
आपका कोई गीले कपड़ों वाला बच्चा या कोई मर्द जो है उसको हाथ लगाए या औरत हाथ लगाए तो उसकी मौत वाक़या ना होए, ये बहुत ज़रूरी है। जानवर इतनी इस तरह जाँ बहक हुए हैं बारिशों के दौरान। इसमें एक और चीज़ है आमिर भाई, इसमें जो लोहे के खंभे हैं ना, अब इनको तब्दील भी करना चाहिए, क्योंकि एक तो ये बोसीदा हो जाते हैं, ये जंग भी तब्दीली वाला काम तो मैंने कभी सुना ही नहीं है। नहीं सुना ना। अब उसमें ये है कि सीमेंट वाले जो ये कंक्रीट वाले भी खंभे इन्होंने बहुत सी जगह पे लेस्को ने, बाकी जो कंपनी है उन्होंने लगाए हुए हैं, तो अगर वो भी लगा दिए जाएं तब भी बहुत फ़र्क पड़ सकता है तमाम सूरत हाल से। क्योंकि आप ये देखें कि शहर के अंदर जब भी बारिश होती है, निकासी है आपका मसला जो है वो मौजूद है और वो हल नहीं होगा, वो नहीं हल हो सकता। ठीक है, उसकी वजह वही है, नालों की सफाई नहीं होती और जो कुछ भी है। बहरहाल इसका एक हल जो आमिर भाई ने बताया, पहले अर्थ हुआ करते थे खंबे ताकि करंट ना हो, इसके साथ साथ अगर ये भी कर लें कि वो पुराने खंबे तब्दील कर लें, जहाँ ये इतना कुछ करते हैं हर चीज़ में, वहाँ अगर ये काम भी कर लेंगे और सीमेंट के जो खंबे हैं वो लगा देंगे, उससे भी करंट लगेगा, उससे भी आमिर भाई लेकिन फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, अर्थ लाज़मी करना पड़ेगा। या आपने हमने भी बचपन में जो साइंस पढ़ी उसमें मौसल गैर मौसल को पढ़ते थे कि लकड़ी जो है गैर मौसल है, लोहा मौसल है, असल में पानी मौसल है। और ये जो हमारे यहाँ पे तारें अटैच की जाती है, आप एक एक खंबे पे, सबसे बड़ा जुल्म तो हमने ये किया कि मीटर घरों से निकाल के खंभों पे लगा दिया। अब वहाँ पे आप अगर किसी खंबे का जायज़ा लें ना बगौर, आप में से कोई भी चला जाए, उसमें जहाँ मीटर्स लगे हैं मोहल्ले के, ये हमने नहीं वहाँ आप लगवाए गए हाँ। वो, और तारों के आप गुच्छे देखिए, और छिली हुई कटी हुई जो नॉन टेक्निकल लोग हैं उनसे तारें लगवाई गई हुई हैं, वो किसी जगह टेप करते हैं, किसी जगह टेप नहीं करते, और वो जो खंबे के साथ लगे, चाहे वो सीमेंट का है चाहे कुछ, और उस पर पानी चल रहा है, यानी पानी आ रहा है, बारिश हो और नीचे भी पानी हो, तो करंट लगेगा ही लगेगा, चाहे सीमेंट का है चाहे लकड़ी का है। मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि पानी फिर बिजली लेगा ना, उससे करंट लगेगा आपको। मैं ये कहता हूँ कि नेपरा जो है इस सारे सिस्टम को, कभी हम बचपन में देखा करते थे, जहाँ से घर के मीटर्स को तार के जोड़ा जाता था, वहाँ एक क्लम्प लगा करता था, पीतल का क्लम्प होता था इतना सा। ये नहीं था कि तार ली और लपेट दी, अब तो ये होता है तार ली और लपेट दी, बड़ी मेन जो तार की आ रही उसकी उसमें लपेट देते हैं। अब वो नहीं ऐसा था, वो जॉइंट सिस्टम था, क्लम्प होता था। मैंने एक दफ़ा शायद सिप्रा साहब से कहा भी कि मुझे वो चाहिए चार, कहता ऐसा वो बनते ही नहीं है, तो वो आपको चार कहाँ से? आमिर भाई उसकी जगह प्लास्टिक ने ले लिया ना, वो प्लास्टिक का आप देखते होंगे कि वो इतना बड़ा जो है वो हर साइज़ में वो आता है क्लम्प, उसको तारों को उससे अटैच कर लेते हैं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वो तारों को ऊपर से उस पे अटैच होता है, उस पे नहीं होता, जो जॉइंट आगे लगता है ना उसकी बात पे तो होता है। मैं तो ऊपर वाली बात कर रहा हूँ, वहाँ से खंबा शुरू होता है ना जी, ऊपर वाली तार से, वो वहाँ से चलती जो है नीचे तक आती है। बहरहाल बड़ा अफसोसनाक है, आपने सही कहा। नहीं, लेकिन ये 40 लाख कोई मर जाने के बाद क्या करेगा? जिस सिर्फ ये चले वो जो मर गया, वो तो मर गया, जान ज्यादा जरूरी है या ये मुआवजा ज्यादा जरूरी है? अब इसका नेमुल बदल ये तो नहीं हो सकता कि नेपरा के चेयरमैन को करंट लगा के मार दिया जाए, या लेस्को के चेयरमैन को। नहीं, आप इसका क्या, इसका नेमुल बदल क्या हो सकता है? चले आप दोनों सजेस्ट करें। पैसे आसानी से मिल जाते हैं, मुझे नहीं पता, मुझे ये नहीं पता, लेकिन आकर उन्होंने 40 लाख रुपए और एक नौकरी अनाउंस की, जो इससे पहले ये भी नहीं थी। आया तो कहते रब्बो आई भाई तेरा बंदा गया, यही था ना। अब उन्होंने 40 लाख और नौकरी अगर अनाउंस कर दी है, तो मैं ये कहता हूँ कि इसका नेमुल बदल आप बता दें क्या होना चाहिए। क्या मुतलका एसडीओ को या एक्सीएम को ये कह रहे हैं नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए? आमिर भाई ये अमल दरामद होना चाहिए। ये तो बड़ा अच्छा है कि अमल दरामद होना चाहिए। चले बन गया प्रोग्राम, तो मेरा ख्याल है हसन भाई अच्छा है। नहीं ये ठीक है, चले इसको मान भी लेते हैं, लेकिन सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि जान बचाने के इकदाम किए। बिल्कुल ऐसे अच्छी चीज़ है। अगली खबर की तरफ आ जाते हैं। अराजी की बरवक्त रजिस्ट्री, इंतकाल पर अफसरान को नंबर्स मिलेंगे। वाह, तो फिर तो कोई अफसर नहीं नंबर ले सकेगा। अफसरों के इंतकाल पर उनको नंबर मिलेंगे? नहीं, क्या नहीं, हुआ? नहीं, अराजी के बरवक्त इंतकाल। अच्छा, मैं कह रहा अफसरों के इंतकाल पर उनको नंबर्स मिलेंगे। इंतकाल पे पैसे मिल रहे थे, तो ये मैंने कहा शायद इंतकाल पर अफसरों का इसने जान छोड़ दी महकमे की, लोगों की। आमिर भाई लोगों की, आप अगर आपने कभी इंतकाल राजी कराया हो तो आपको समझ आए अफसर क्या है। और जो मैं बात कह रहा हूँ, ये शहरियों के दिल की आवाज़ है। ये कोई आसान प्रोसेस नहीं है। ये पटवारी इतना सर खा जाते हैं लोगों का, ये डीसी के अंदर नहीं आता। अभी मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने तो सिर्फ पूछा था कि ये पैसे जो अफसरों के इंतकाल पे नंबर मिलेंगे। ये केपीआई सिस्टम क्या है, जरा हसन आप अब इसमें आप ये देखें ना, इन्होंने पिछले दिनों बड़ा वो किया कि जी ये सारा सिस्टम जो है ये कंप्यूटराइज्ड कर दिया जाएगा, किया भी। अब उसमें सबसे पहला मसला कहाँ आता है? सबसे पहले मसला आता है पटवारी के पास आपने जाना ही जाना है।
फर्द निकलवानी है राजी ऐसे ही की, है। और वहाँ उसके से बाद आपका वहाँ काम पैसे जाके देने का जब तक बहुत सर दर्द है भाई। पैसा ना दिया जाए काम नहीं होता, ठीक है। उसके बाद सब रजिस्ट्रार के पास जाना है, वो सिस्टम भी मैंने देखा है, मैं पिछले दिनों गुजरा हूँ इस चीज़ से। और वो फ़र्द लेके उसके बाद फिर वो स्टाम्प निकलेगा, स्टाम्प निकलने में भी 2 दिन लगाएंगे। मुझे याद है मेरे अब्बा ने ये काम किया था तो तकरीबन 3-4 महीने इस काम को लग गए थे और फिर भी कंप्लीट नहीं होता। नहीं हुआ था। तो किस किस के तरले करने पड़ते हैं, किस किस को कहना पड़ता है। और आम आदमी, यकीन करें मैंने वहाँ देखा है कि आम आदमी रो रहे होते हैं बाकायदा तौर पे। सिस्टम आपने दे दिया, अब वो होता क्या है, फ़र्द निकली, उसके बाद जाके उसकी वो थंब इम्प्रेशन होना है, बायोमेट्रिक होनी है, रजिस्टर होना उसने। पहले तो फर्द कटाओ ना, पहले सबसे पहला मसला है फ़र्द निकलवाना। और वो हकीकतन जो है ना वो बहुत मुश्किल काम है। उसके बाद जब वहाँ जाएगा फिर उसके अंदर इंदराज होगा, इंतकाल तक आपका इंतकाल हो जाता है। हालात मैंने ये लफ्ज बोला तो आपने कहा हो ना ये बात ना करें। ऐसे तो जो अफसरान हैं यही तो खपाते हैं। आप कभी जाएं तो आपको पता, आप अभी अपने अब्बा का बता रहे हैं, वो अपना बता रहा है, यही अफसरान तो आपसे लूट वहाँ सिर्फ नोट चलता है बस। तो है। आप जितनी मर्जी बड़ी सिफारिश ले जाएं, आप कमिश्नर की ले जाएं, डिप्टी कमिश्नर की, तहसीलदार की, नायब तहसीलदार की, अच्छा आपने जब तक क्यों, मैं उसकी वजह बता देता हूँ। हमारे जो जोहर टाउन का पटवार खाना है वो एक किराए की दुकान में प्लाजे के अंदर है, उसका किराया गवर्नमेंट नहीं देती, पटवारी देता है। इसमें एक और पटवारी ने हसन साहब सॉरी आपकी बात का, पटवारी ने आगे 4 असिस्टेंट रखे हुए हैं, उसकी तनख्वाह गवर्नमेंट नहीं देती, वो पटवारी इतना अमीर पटवारी है। पटवारी बहुत अमीर है। हाँ, पटवारी आपको समझ नहीं है कि पटवारी है क्या। वो एक से एक यहाँ पे ना मिथ मशहूर है कि सदर अयूब की वालदा ने उनको कहा किसी अराजी की उन्होंने इंतकाल कराना था, तो वो सदर अयूब साहब ने कह दिया होगा, आगे किसी को कह दिया, लेकिन फिर भी ना हुआ। तो उनकी माँ ने उनसे कहा कि पुत्र तू सदर ना होंदा पटवारी होंदा, ये हो जाना। तो ये पटवारी की ताकत को आप जैसे थानेदार से ज़्यादा मुहर्रर की ताकत है ना जो लिखता है, इसी तरह पटवार खाने पटवारी है। आपका कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार। ये हैरानकुन बात मुझे लगी है कि सीएम ऑफिस की सिफारिश नहीं चलती। नहीं, वहाँ एक ही सिफारिश चलती है और वो कायदे आज़म साहब की है, वो आप दें, क्योंकि उसने वो किराया देना है। मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ किराया नहीं देना, उसने किराया देना है, उसने सारे खर्चे उठाने हैं, उसने तहसीलदार के, नायब तहसीलदार के, डिप्टी कमिश्नर के। कहना है कि जनाब ये जलसा है, ये जो कहा जाता है नून लीगियों को पटवारी क्यों कहा जाता है, ये पटवारियों की असल हिस्ट्री ये है कि जलसा है तो पटवारी से कोई अन्य बंदे लेके आने, एक खर्चा खाना भी तू खुआना है, जरा ट्रैक्टर ट्राली आनी है वो भी तू लेके आनी, सारा कुछ तूने करना है। अब वो पटवारी ही अरेंज करते हैं। अच्छा, गाँव देहातों में और कस्बों में और नई नई आबादियों में उनके साथ, क्योंकि देहात चाहे जैसे हम सब्जाजार की बात कर रहे हैं उसके साथ, तो वहाँ के लोगों को कौन लेके आता है, एक सिंगल कॉल के ऊपर चौधरी जो है बंदे लेके पहुँच जाता है कि पटवारी साहब का हुक्म आ गया। तो ये पटवार खाने वो पटवार खाने हैं, इनको जब तक ख़त्म नहीं किया जाएगा ये इंतकाल पर काम नहीं करेगा, इंतकाल पर नहीं करेगा काम जब तक पटवार खाना नहीं ना खत्म करेंगे। ये देखिए पहला स्टेप ही पटवारी के पास जाना। अब आपने इतनी बड़ी सिफारिशें बता दी हैं, वहां नहीं चलती तो ये सिस्टम कौन खत्म करेगा? सीएम के नहीं चलिए, ये एक स्टेप तो है, मैं ये कहता हूँ कि एक स्टेप है। आपके जितनी अराजी है उसके जितने मौजूआत और जितने वो रजिस्टर्ड हैं वो भी शायद आप कंप्यूटराइज नहीं, इसको शुरू तो करें, करना शुरू करें। बहुत हुई हैं, अभी तक नहीं हुआ। नहीं हो गया। मैंने अपने गांव में एक इंतकाल कराना था, मज़े की बात आपको बता रहा हूँ। मैं वैसे राजी इंतकाल सेंटर पे गया था और वहाँ पे बगैर पटवारी के एक गुडलक है, कोई एक गुडलक है, पाकपतन के बाद हम पाकपतन की बात कर रहा हूँ, मैं पाकपतन की बात कर रहा हूँ, मैं लाहौर की तो आपको बता दी सारी सूरत बता दी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वहाँ पे उन्होंने उसी वक्त सारा वो निकाला क्योंकि सारा क्लियर किया हुआ था उनका, उनके पास कंप्यूटराइज हो चुका था। हमारे गांव का राजी जो है, जहाँ जहाँ वो कंप्यूटराइज कर चुके हैं ना, वहाँ पे पटवार खाने खत्म हो रहे हैं। लेकिन लाहौर में क्योंकि यहाँ बड़े शहरों में नहीं खत्म हो रहे हैं, नहीं कर नहीं ना रहे, यहाँ पटवारी ना है तो मामला प्लान करके नहीं किए जा रहे, पैसे फिर कैसे कमाए जाएंगे? ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आएंगे, हमारे साथ रहिए। खुश आमदीद कहेंगे। माहाना 1000 से ज़ायद फीस वाले निजी तालीमी इदारे, होटल, गेस्ट हाउस, शादी हॉल, मार्की, मसाज सेंटर के लिए पॉइंट ऑफ सेल लाजमी करार दिए गए हैं।
एसी वाले रेस्टोरेंट्स के लिए पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम लाजमी होगा। हसन, क्या है ये? देखिए ना, ये अगर हम इसको एक तरह से देखें तो ये एक अच्छा स्टेप इस तरह से है कि हर एक को टैक्स नेट में अगर लाना है तो ये ज़रूरी है। अच्छा, अब हम जो स्कूल हज़ारों रुपए हम फीसें देते हैं स्कूल की, और उसका रिकॉर्ड जो है इनके पास, अगर ये 1000 रुपए से तो जायद फीस सभी स्कूलों की है, किसी स्कूल की 1000 रुपए नहीं। किसी की भी, अब तो किसी आम से स्कूल की भी से बात स्कूल कर की, लें गली तो मोहल्ले उसकी भी वाले नहीं स्कूल है की 1000 नहीं। रुपये फीस। ठीक है, फिर इसी तरह से आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, आप खाना खाते हैं, बिल बनता है, वो आपसे पूछते हैं आपने कार्ड पे पेमेंट करनी है या कैश करनी है। कार्ड पे आपको वो डिस्काउंट दे देते हैं और उस पर कैश पे अक्सर नहीं देते। और बहुत से रेस्टोरेंट्स अभी भी ऐसे हैं कि जहाँ पे पॉइंट ऑफ सेल मौजूद नहीं है। तो इस चीज़ को टैक्स नेट में लाने के लिए ये एक अच्छा स्टेप ज़रूर है हुकूमत की तरफ से, और मेरा ख्याल है कि ये जो वो एक ताजर दोस्त स्कीम थी, ये उसका ही हिस्सा इसको कह सकते हैं। लेकिन इसमें फिर वही बात आ जाती है, देखना ये चोर रास्ते निकालने वाले निकाल लेते हैं, ऐसे ही हमें निकल आते हैं और वो बड़े भी आराम निकाल से रहे निकल आते हैं। उसमें आप इन्होंने भी कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकल आएगा इसका कि टैक्स से बचना किस तरह है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, ये आपको याद होगा आज से कोई 3-4 साल पहले लाहौर शहर के बहुत बड़े बड़े जो चेन डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं जो टैक्स चोरी करते थे, उन पे फिर एफबीआर की टीमें जाके बैठी, उन्होंने उनके रिकॉर्ड चेक किए और फिर उनको टैक्स देना पड़ा। तो ये इसी तरह से कोई इकदाम करेंगे। लेकिन जो तो ये आगे तालीमी चलेगा। इदारे, होटल, गेस्ट हाउस, शादी हॉल, मसाज सेंटर, ये तो अच्छे खासे टैक्स। अच्छा नहीं, वो चोर रास्ते का पहले बात कर रहे थे, मतलब चोरों पे ज़रा नज़र भी रखनी चाहिए। मैं एक होटल में गया, खाना खाया, रेस्टोरेंट था बड़ा अच्छा, तो खाना खाने के बाद मैंने बिल पूछा तो एक बिल आ गया, उसमें वो किताब से में रख के आता है बिल, वो लेकिन बिल सादा था, प्रिंट था, लेकिन उस पर कुछ नहीं था। तो मैंने उसको कहा जी मुझे पक्का बिल बना के कैश दो। मेमो नहीं जिसको मैंने हम ना कहते मैंने अपना ना टैक्स में उसको रिटर्न में शामिल कर लिया। उन्होंने कहा सर अगर आप पक्का बिल लेंगे तो आपको पैसे ज़्यादा हैं। मैं कहा बुला मैनेजर को। अच्छा, मैनेजर को बुलाया क्या, उसने कहा देखें ये अगर आपको हम पक्का बिल देंगे ना तो हम अपने उसको उसमें शामिल करेंगे, उसमें भी 17% GST आप पर लगेगी, फलां चीज़ आप पे लगेगी। तो आप जो है ना, आप सादी पर्ची पे आपको जितने आपने खाना खाया जो आपने मेन्यू कार्ड में देखा उसका आपको बिल दे दिया है, आप भी खुश, हम भी खुश, सब खुश। चोर रास्ता आपको बता रहे हैं। मैंने कहा नहीं भाई, और ये बहुत सी जगह पे है। मुझे पक्का बिल ही चाहिए। नंबर रेस्टोरेंट्स में भी ये हो रहा है। मैंने बहुत नामवर पे मैं जाता नहीं, नहीं आप, अच्छा, मैं ढाबे वाला बंदा हूँ, वहाँ ऐसी होता नहीं है। लेकिन मैं चला गया था एक दफ़ा, तो मैंने ये जो है ये मैंने नोट किया कि ये चोर रास्ता इनका है क्या। तो सिर्फ इसलिए मैंने उनको कहा, जब मुझे पता था कि मुझे 17% देना पड़ रहा है, मुझे पता था कि मैं टैक्स दे रहा हूँ, लेकिन मैंने सोचना ये चाह रहा था कि ये किस रास्ते से बचाते हैं पैसे। चोर रास्ता मैंने आपको बता दिया। अब आपकी क्लास स्कूल में इनरोलमेंट होएगी 500 बच्चे की, आप शो करवाएंगे 300 बच्चा, वो 200 बच्चे टैक्स नेट में उनके लिए आए, आप पे फीस दे रहे हैं उसकी, आप तो उनसे रसीद नहीं ना ले रहे। आपने कभी किसी स्कूल से रसीद ली है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कि रसीद है, आप कहते हैं जी वो फीस जमा करवा दें, ये अकाउंट नंबर है, इस पे बैंक से आप फीस जमा करवा देते हैं, खत्म हो गई बात। तो इसको टैक्स नेट में लाने मैं तो पहली बात, तो मैंने कल परसों आपने मेरे से बात की थी रेडी बाजार की, तो मैंने आपसे क्या कहा कि जो दुकानदार है उस बेचारे का क्या कसूर है, कोई बिजली का बिल देगा, टैक्स देगा, पानी का बिल देगा, गैस का बिल देगा, दुकान का किराया देगा। आपने रेडी बनाई, उस पर अपनी तस्वीर लगाई मरीम साहबा ने और उसको लगा दिया। अब वो टैक्स नेट पे तो नहीं आएगा कभी। सारी जिंदगी कोशिश ही नहीं करेगा कि मैं दुकान पे जाऊं, बल्कि दुकान वाला भी कोशिश करेगा कि रेडी पे कि मैं दुकान खत्म करूं, मैं भी रेडी पे चला ऐसे ही है। तो ये चोर रास्ते महकमा ही बताता है आपको। आप मेरी तमाम लोगों से ये गुजारिश है कि आप बच्चा स्कूल में देते हैं तो उनको कोई भैया हमें पक्की रसीद दे दे, मैं बच्चे की फीस दे रहा हूँ ना, ये तो नहीं होगा। 10% बच्चे फ्री पढ़ाने पे ये पाबंद है, लेकिन कोई नहीं पढ़ा करते ये हैं कि जितना हो सकता है कि मेरे बच्चे का भी, मैं किसी के बच्चे की बात नहीं करता, मेरे बच्चे को उन्होंने ज़कात फंड में डाला है कि इसको फ्री पढ़ा रहे हैं। हाँ। मैंने तो नहीं कहा फीस पूरी ले रहे हैं, फीस वो पूरी लेंगे। तो ये मेरा ख्याल है कि ये बहुत हसन ने लेकिन सारी बात मुझे लगता है कि ये चेक एंड बैलेंस रखना मुश्किल भी बहुत है। देखें एक तो अगर इदारा चाहे ना तो ये मुश्किल नहीं है। इस पर कोई कंप्रोमाइज, कोई हड़ताल, किसी चीज को ना देखा जाए और इसको लागू कर दिया जाए। मैं तो सिर्फ ये मैं फिर वही बात करूंगा। देखें चेन, मारूफ चेन स्टोर लाहौर शहर के
जब आप उन पे एक वो कर सकते हैं, अपनी टीम बिठाई, सारा कुछ किया, सारा चेक किया, पता चला कि कितने करोड़ों का टैक्स उन्होंने चोरी किया। और ये एक मैं किसी स्टोर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये लाहौर शहर के मेजर जो स्टोर्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो ये बाकी जगह पे भी हो सकता है। अच्छा, ये मसाज सेंटर वाला, क्योंकि मुझे तजर्बा ही नहीं है वो तो आमिर भाई ब्रेक ले लेते हैं। नहीं, मैंने कहा मसाज सेंटर वाला तजर्बा लक्ष्मी चौक वाला लोगों को है, क्योंकि वहाँ पे वो फुटपाथ पे लटा के तो ओपन एयर में मसाज कर रहे होते हैं। ये मसाज सेंटर भी लिखा हुआ है इसमें, मुझे इसका तजर्बा नहीं है, मैं इस पर बोलूँगा नहीं। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। 44 कंट्रोल ड्रग इंस्पेक्टर्स के तबादले किए गए हैं। महकमा प्राइमरी हेल्थ में बड़े पैमाने पर उखाड़ पछाड़ हुई है। आई विश के जो मामलात हैं वो इससे बेहतर भी हो जाएं। जो ये ड्रग इंस्पेक्टर्स की असल ड्यूटीज़ होती हैं, जो 44 तब्दील हुए आके अपनी ड्यूटी निभा पाए। होगा वो एक गांव में देहात में ना, कुएं के अंदर कुत्ता गिर गया था, और पहले भी आमिर भाई तो मैंने पहले भी सुनाई थी आपको मिसाल। तो वो पानी निकाली जा रहे थे, कुत्ता नहीं निकाल रहे थे। इस सिस्टम की करप्शन का कुत्ता जब तक नहीं निकलेगा तब तक आपके ये सिस्टम ठीक नहीं होएगा। जितनी मर्जी पिछले दिनों जब आपने वो उस वक्त मैंने ये मिसाल दी थी जब आपने कहा था कि जी 6 महीने तक वार्डन्स जो हैं वो रहेंगे और पता नहीं 6 महीने के बाद उनको तब्दील कर दिया जाएगा। पहले ये 3 साल के बाद 2 साल के बाद ऐसे ही लाइसेंस वाला मामला था। आप एक अफसर को कहते हैं कि आप पैसा कमा लो, इसके बाद हम नया लेके आएंगे, वो कमाएगा। आप ये नहीं करते कि इसके रोक कैसे ही लगाई जाए। आपको अंदाज़ा नहीं है ना कि ड्रग कंट्रोल जो इंस्पेक्टर्स हैं ये कम से कम नहीं तो अरबपति होंगे। मुझे करोड़पति का तो नहीं होता, मैं क्योंकि मैं तो जो सुनती हूँ कि इनको तो टूर्स बाहर जैसे किसी ज़माने में इनकम टैक्स ऑफिसर्स होते थे ना, जो इनकम टैक्स ऑफिसर्स होते थे, उनके मतलब उनकी दौलत का अंदाज़ा नहीं होता था, क्योंकि वो सारों के टैक्स चोरी करवा। अब तो टैक्स खैर बहुत मॉडर्नाइज हो गया। मैं एफबीआर को दाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत मॉडर्नाइज कर लिया। बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें से निकल गई, तो वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की वो वैल्यू नहीं रही जो पहले किसी ज़माने में हुआ करती थी। लेकिन ये ड्रग इंस्पेक्टर्स जो हैं, ये ऐसी पोस्ट है जिस पर लगा ही पैसे देकर जाता है और पैसे देकर ही एक तबादला किया जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस पर कंट्रोल करना चाहिए। इसमें जो करप्शन है, और जो आपने बिल्कुल हसन ने बात की कि कंपनीज जो हैं और जो ड्रग की क्वालिटीज़ हैं और जो ड्रग की जैली अद्वियात है, ये सारा किसने करना था? ये इनकी जिम्मेदारी है जो कि ये नहीं करते। और आप इसमें सबसे एक चीज़ और अहम है, वो ये है कि मैं लाहौरी की बात करूँगा। लाहौरी दरवाजे आप चले जाएँ, वहाँ पे ही मेन दवाइयों की मार्केट वहीं पे मेन है ना। वहाँ आज तक कौन गया होगा? ये जो जाली अद्वियात और ये सारा कुछ मार्केट में आने क्यों देते हैं? सबसे पहली चीज़ तो ये है, ये जब कंपनी से बन रही होती है उस वक्त क्यों नहीं ये चेक करते? बाद में जो कहा जाता है कि जी फलाना सिरप जो है वो मुज़र सेहत निकल आया, उसको मार्केट से उठाने की बात की जा रही है। वो तो ड्रैप लगाती है। तो हाँ, वो सही कह रहे हैं। वो आमिर भाई ड्रैप अपनी लेबोरेटरी में चेक करती है। तो इन्हीं की है ना, ड्रग इंस्पेक्टर किस लिए है? इनकी ड्यूटी है ना। तो ये पहला ही स्टेप, बगैर टेस्टिंग आ रही, हर चीज का यही हाल है। तो जब तक फिर वही बात है कि जब तक सिस्टम को ठीक नहीं किया जाएगा, बातें करना हल नहीं है। तबादले करना हल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। ब्रेक होगी, हेडलाइंस होंगी, फिर हम शो में आएंगे हमारे साथ। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम में हम आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। आज का प्रोग्राम बहुत अहम है। बहुत अहम इसलिए मैं कह रही हूँ कि हमेशा हम बात करते हैं प्रिवेंशन की। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आज के प्रोग्राम का मकसद भी यही होगा कि हम आपको प्रिवेंशन से मुतालिक शऊर बेदार कर सकें। कुछ चीज़ें वो डिस्कस करेंगे जिनका आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि हमें हमेशा आपकी सेहत का ख्याल रहता है। ना सिर्फ हमें बल्कि एवर केयर हॉस्पिटल शहर लाहौर का वो हॉस्पिटल है जहाँ पर बेहतरीन तिबी सहूलियात दी जाती हैं और माहिरीन डॉक्टर वहाँ पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। आज एवर केयर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ही हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होंगे और 2 अहम टॉपिक जिन पर हम बात करने जा रहे हैं उनका मैं बताती चलूँ जी। कैंसर के हवाले से बात होगी और साथ ही साथ फालिज का मर्ज क्यों बढ़ता चला जा रहा है, मिर्गी क्या है, ये जो मुसलसल सर दर्द की शिकायत रहती हैं, इस पर भी बात होगी। मैं अपने मेहमानों का तारुफ कराना चाहूँगी। डॉक्टर अहमद उवैस साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कि कंसल्टेंट हेमाटोलॉजिस्ट और मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एवर केयर हॉस्पिटल लाहौर हैं। इसके साथ डॉक्टर सज्जाद नसीर हैं, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट एवर केयर हॉस्पिटल, प्रोफेसर ऑफ न्यूरोलॉजी हैं। अपने मेहमानों को वेलकम कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं डॉक्टर उवैस से बात करना चाहूँगी। कैंसर मर्ज बढ़ता चला जा रहा है,
ये है क्या, ये फैलता क्यों है, वजूहात इसकी क्या है? जी डॉक्टर साहब। जी, कैंसर का मर्ज़ जो है एक्चुअली ये बड़ा यूनिक एक मर्ज़ है इस एंगल से कि जब मरीज़ हमारे पास आता है, बाय द टाइम डायग्नोसिस होता है तो कई महीने, कभी साल उससे पहले कैंसर का अमल जिस्म में शुरू हो चुका होता है। और कैंसर का सेल बेसिकली एक ऐसा सेल है जो अनचेक्ड और अनरेगुलेटेड ग्रोथ करता है बॉडी के अंदर। इन्वायरमेंटल एक्सपोजर जेनेटिक टेंडेंसीज की वजह से एक नॉर्मल सेल जिसको ग्रोथ में कंट्रोल होता है वो अनकंट्रोल होके रेप्लिकेट करता है। एसेंशली ये कैंसर है। और कैंसर में ये है कि ये कोई एक इसका कॉज नहीं होता, इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं जिसमें जेनेटिक टेंडेंसीज़ हैं, हम जो जीन्स विरसे में अपने वालिदैन से लेते हैं, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, उसकी वजह से कैंसर रिस्क है, हम पेशेंट्स देते हैं। जो ब्रेस्ट कैंसर फैमिलीज़ में रन करता है, कोलोरेक्टल कैंसर है। उसके अलावा कुछ एनवायरमेंटल एक्सपोजर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ख़ास तौर पे अब जो हमारे लाइफस्टाइल जितने चेंज हो चुके हैं उसमें एनवायरमेंटल एक्सपोजर टू पोल्यूटेंट्स, सिगरेट स्मोक, जो डाइट हम खाते हैं, लैक ऑफ एक्सरसाइज, तो हमारे लाइफस्टाइल से भी बहुत ज़्यादा ये प्रमोट होता है। उसके अलावा कुछ ऐसी क्रॉनिक इन्फेक्शंस हैं जिस तरह हेपेटाइटिस हम बहुत देखते हैं पाकिस्तान में, HIV है, फिर HPV है, जो लॉन्ग टर्म एक्सपोजर में भी कैंसर का रिस्क बढ़ाती हैं। और फाइनली वेरी इंपॉर्टेंट इज़ सर्टन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। क़ुव्वत मुदाफ़ियत अगर इतनी ज़्यादा हो जाए जिस्म में, उससे कभी कभार कैंसर का चांस भी बढ़ जाता है। तो ये एक कॉम्पोजिट है मुख्तलिफ रिस्क फैक्टर्स का, और हमारा काम है कि उनको प्रिवेंट करें और अर्ली डिटेक्शन कर सकें। ठीक, डॉक्टर सज्जाद आपकी तरफ में आना चाहूँगी। फालिज क्या है और कैसे पता चलता है कि मरीज़ फालिज का शिकार हो चुका है? बड़ा अहम सवाल है आपका। फालिज का लफ्सी मतलब है जैसे मफलूज हो जाना, कोई चीज़ एकदम काम करना छोड़ दे। तो फालिज जिस्म के किसी भी हिस्से का आर्जी या मुस्तकिल तौर पर काम करने के छोड़ देने के अमल को फालिज कहते हैं। जैसे एकदम दाईं टांग या दायां बाजू एकदम काम करना बंद कर देता है, नज़र वक्ती तौर पे या मुस्तकिल तौर पे चले जाती है, अल्फाज गुडमुड हो जाते हैं, मरीज़ बोल नहीं सकता सही तरह से। ये कैफियत कुछ मिनट भी रह सकती है, कुछ घंटे भी और कुछ महीने भी, और बाज़ औक़ात यानी शाज़ो नाज़र ये ठीक भी नहीं होता। अच्छा। तो ये इसकी अलामात हैं। मरीज़ एकदम कहता है जी मैं बाजू नहीं उठा सकता, मेरा दायां बाजू और मेरी दाईं टांग जो है एकदम सुन्न हो गई है। तो ये ज़रूरी अलामात हैं जिनका आम लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है। सही। अब इसकी वजूहात क्या हैं? सबसे पहली चीज़ शुगर का कंट्रोल ना होना, और यार पहली बंदा चीज़ डायबिटीज़ का शिकार। पाकिस्तान में अब तकरीबन 33% आबादी जो है उसको शुगर हो चुकी है। उसके अलावा ब्लड प्रेशर जिनको है वो ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं करते। सिगरेट नोशी, जिस्म में कोलेस्ट्रॉल या चर्बी का ज़्यादा होना, शदीद ज़हनी दबाव, खुराक में एहतियात ना करना। और एक चीज़ जो मुझे कोई 3 असबाब बताने से पहले बतानी चाहिए थी, वो सिगरेट नोशी है, वर्जिश का ना करना, मोटापा, नींद पूरी ना करना। उसके अलावा शदीद ज़हनी दबाव मैंने आपको बता दिया है सॉरी, खुराक में एहतियात ना करना, घी वाली चीज़ें ज़्यादा खाना, और नींद पूरा ना करना, और इसके साथ साथ एक्सरसाइज ना करना। इसके अलावा अवैसा मेरे साथ बैठे हैं, बाज़ औक़ात जो दिमाग की रसौली है होती रसौली है लेकिन मरीज़ फालिज के साथ आता है। दिमाग की सोजश, इन्फेक्शन जिसे हम गर्दन तोड़ बुखार कहते हैं, उसकी वजह से फालिज हो जाता है। अच्छा। तो ये वो चीज़ें हैं जो, इनमें से आधी चीज़ों का तो लोगों को पता है। फिर शुगर और ब्लड प्रेशर की वजह से दिल के अमराज हो जाते हैं। बुनियादी तौर पे दिमाग का फालिज जो है वो दिल के अमराज का ही एक हिस्सा है या उसकी एक अलामत है कि अगर किसी मरीज़ को दिल की तकलीफ होगी तो उसे फालिज होने के अमकानात बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। यानी ये लिंक करती हैं आपस में। सो आपका अर्ली डॉक्टर के पास जाना, डायग्नोस कराना बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, डॉक्टर वैस मैं आपसे जानना चाहूँगी, अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे मरीज़ों को पता ही तब चलता है जब कैंसर लास्ट स्टेज पे पहुँच चुका होता है। इब्तदाई स्टेज में इसका इलाज कैसे होता है, एंड वाली स्टेज में कैसे होता है, और किस तरह से अर्ली डायग्नोस किया जा सकता है? कुछ सिम्टम्स अगर आप डिस्कस करें। जी, ये बहुत आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कैंसर में प्रिवेंशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन बोथ। इसमें यह है कि कुछ तो कैंसर में साइड टू साइड वेरिएशन भी होती है, एक रूल हम बॉडी के हर पार्ट को अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन इसमें यह है कि एक तो स्क्रीनिंग गाइडलाइंस में हम रेकमेंड करते हैं कि मैमोग्राफिक स्क्रीनिंग अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल गाइडलाइंस ख़वातीन के लिए यूजुअली स्टार्टिंग एट 40 to 45 डिपेंडिंग ऑन कौन सी गाइडलाइन आप फॉलो करते हैं। उसके अलावा कोलोनोस्कोपी फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर,
अब हम लंग कैंसर की भी स्क्रीनिंग करते हैं यूजिंग लो डोज CT स्कैन जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है, और कुछ प्रोस्टेट कैंसर और सर्विकल कैंसर की स्क्रीनिंग. सो वी हैव अ वेरी सेट स्टैंडर्ड ऑफ गाइडलाइंस that has to be incorporated into the general population to pick disease early on. एक तो ये हो गया. फिर ये है कि जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो बेस्ड ऑन उनकी हिस्ट्री, फिजिकल एग्ज़ाम, और अब इतनी जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है, इमेजिंग है, CT स्कैन, MRIs, PET स्कैन्स, हम उनको स्टेज करते हैं और हर कैंसर की अपनी स्टेजिंग होती है. लेकिन अर्ली स्टेज पेशेंट्स को अमूमन क्यूरेटिव इंटेंट के साथ ट्रीट किया जाता है, टेलिंग देम कि जी इस बीमारी से इंशाल्लाह जान छूट जाएगी, दोबारा ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. जो एडवांस्ड पेशेंट्स हैं, अनफॉर्चुनेटली अ लार्ज पॉपुलेशन, दे आर कमिटेड टू लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट. लेकिन अगेन जैसा कि आपने कहा, स्टेजिंग उनकी और डिजीज़ की एक्सटेंट को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है. डॉक्टर साहब, ये काबिल इलाज मर्ज है? जी बिल्कुल, 100%. ये अक्सर हमारे पास पेशेंट्स जब आते हैं तो वो कैंसर का जब वर्ड सुनते हैं तो इमीडिएटली जो उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है वो इतना तबाहकुन होता है उनके लिए कि वो ट्रीटमेंट जो है वो सेकेंडरी हो जाता है. तो हम उनको यही बताते हैं कि कैंसर में बहुत सी दवाइयाँ नई आई हैं पिछले 15 से 20 साल में. इतनी एडवांसमेंट हुई है फार्माकोथेरेपी के फील्ड के अंदर, जिस तरह इम्यूनोथेरेपी आ गई है जिसने बिल्कुल रेवोल्यूशनाइज कर दिया कैंसर ट्रीटमेंट को. इसी तरह टारगेटेड थेरेपी आ गई है जो हम पेशेंट्स को, लंग कैंसर के वो पेशेंट्स जो आज से 10 साल पहले सिर्फ कीमो लेते थे, अब हम उनको पिल्स दे सकते हैं टू ट्रीट देम. सो बहुत ही एडवांसमेंट हुई है और हम पेशेंट्स को इनकरेज करते हैं कि वो एक मुस्बत रवैया रख के अपना इलाज शुरू करें. और ये तमाम सहूलियात एवरकेयर हॉस्पिटल में हैं? एब्सोल्युटली, बिल्कुल. हम हर किस्म की मेडिसिन को एक्सेस कर सकते हैं और हमारा जो ट्रीटमेंट है वो स्टेट ऑफ द आर्ट है. नो डाउट. दैट्स रियली ग्रेट. डॉक्टर सजाद, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपने बताया हाई ब्लड प्रेशर इसकी वजह हो सकती है, इसकी वजह डायबिटीज़ हो सकती है, हार्ट पेशेंट को भी अपने लाइफस्टाइल को भी देखना है, सो बहुत सारी रीज़न. अब आपके पास एक पेशेंट आ रहा है, मुख्तलिफ आसाबी अलामात के साथ आ रहा है, सो क्या कहते हैं आप उसको सबसे पहले किस चीज़ की तरफ लेके जाते हैं? पहली चीज़ तो हमने ये तशख़ीस करनी है कि क्या ये वाकई फालज है. आम तौर पे 40-45 साल की ख़वातीन आती हैं और आती कहती हैं जी मेरा तो सजा पासा ही काम नहीं करता, और जब उसका मुआयना करते हैं तो वो पता चलता है कि ये फालिज नहीं है, ये कोई नफ्सियाती मसला है. तो पहली चीज़, क्या ये वाकई फालिज है? एक दफ़ा मरीज़ जब बताता है कि मुझे फालिज है और उसके साथ हम पूछते हैं कि आपको शुगर, ब्लड प्रेशर या दिल की तकलीफ़ नहीं तो नहीं है, जब वो कहता है ये है तो इसका मतलब ये फालिज है. हम फौरी तौर पर मरीज़ का CT स्कैन करते हैं. ठीक है. क्योंकि फालिज मैंने आपको बताया दो तरह से हो सकता है, या तो खून की नाली बंद हो जाए या खून की नाली फट जाए. अगर खून की नाली बंद हो जाए तो इसे हम इस्केमिक स्ट्रोक कहते हैं, और अगर दिमाग की नाली फट जाए तो ये ब्रेन हेमरेज है. इनका इलाज बिल्कुल अपोजिट है. आम तौर पे जो 85% मरीज़ हमारे पास आते हैं उनकी खून की नाली बंद हो जाती है. अब अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं पाकिस्तान से बाहर भी काम करता रहा हूँ, एक नया इंजेक्शन आ गया TPA. अगर मरीज़ 3 घंटे के अंदर अंदर हॉस्पिटल के अंदर पहुँच जाए तो उसे हम TPA लगा दें तो वही मरीज़ जिसने शायद कभी ठीक नहीं होना या साल बाद ठीक होना है, वो उसी वक्त ही तकरीबन 1 घंटे के अंदर उठ के खड़ा हो जाता है. मैंने बहुत सारे इंजेक्शन्स एवरकेयर हॉस्पिटल में लगाए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से 90% मरीज़, पहले उनके रिश्तेदार रो रहे थे कि इसको फालज हो गया है, और जैसे ही वो मरीज़ उठ के खड़ा हुआ तो वो गले मिलकर रोना शुरू हो गया कि मरीज़ ठीक हो गया. बल्कि मैंने उनकी वीडियोज़ भी बनाई हैं, और ये बड़ा हैरान कुन चीज़ है कि एक मरीज़ फालिज के साथ बिस्तर पर लेटा है, हम उसे इंजेक्शन लगाते हैं, वो 1 घंटे के बाद उठ के खड़ा हो जाता है. ये अभी जो सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल लगाया जा रहा है वो एवरकेयर में ही लगाया जा रहा है. इसके लिए कि मैं 24 घंटे अलर्ट रहता हूँ कि मुझे फ़ोन आएगा तो मैंने अगले 10 मिनट में हॉस्पिटल के अंदर पहुँच जाना है. मेरे पहुँचने से पहले वो CT स्कैन करवा रखते हैं और उसके बाद मैं ये इंजेक्शन खुद लगाता हूँ और साथ में पढ़ता जाता हूँ. चल, दैट्स रियली ग्रेट. हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे. माज़रत, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं. अब दोनों चीज़ों में हमने केयर क्या करनी है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है. सो कैंसर के खतरात को, चांसेस को हम कैसे कम कर सकते हैं? एज इसमें कौन सी? दोनों डॉक्टर साहिबान से मैं पूछूंगी कि क्या ये दोनों चीज़ें किसी भी एज ग्रुप में हो सकती हैं? ब्रेक के बाद आके हम ये डिस्कशन करेंगे. स्टे विद अस. वेलकम बैक. डॉक्टर उवैस से मैं क्वेश्चन करना चाहूँगी, क्योंकि कैंसर का मर्ज बढ़ता चला जा रहा है, इससे बचना कैसे है? आपको अपना लाइफस्टाइल कैसा रखना है, और क्या ये रिस्क किसी भी एज में हो सकता है? क्योंकि नॉर्मली जब बीमारियों का जिक्र होता है ना, हाई ब्लड प्रेशर आप कह लें, वैसे तो ये भी अब छोटी एज में ही हम लोगों को देख रहे हैं मुतासर हो रहे हैं, लेकिन
हार्ट अटैक और ये चीज़ें कहा जाता है किसी एक स्पेसिफिक एज में जाके होती हैं। सो क्या कैंसर का खतरा किसी भी एज में हो सकता है? बचना कैसे है आपको इससे? जी बिल्कुल, हाँ, ये एक मिसकंसेप्शन है कुछ हद तक कि जी कैंसर जो है वो खाली ज़्यादा उम्र के लोगों में होता है। फैक्ट ये है कि डेफिनेटली कैंसर का इंसिडेंस उम्र के साथ बढ़ता है, लेकिन हम बहुत पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में यंग लोगों में भी कैंसर देखते हैं। बल्कि कई ऐसे कैंसर्स हैं जिनकी बायोमोडल डिस्ट्रीब्यूशन है, जो हम कहते हैं, जिसमें बच्चों में भी और एडल्ट्स में भी होता है। तो जहाँ तक इसकी प्रिवेंशन का ताल्लुक है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हमारा जेनेटिक मटेरियल है, ज़ाहिर है वो हमें विरसे में मिला है, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो हमारे कंट्रोल में हैं, और इसमें जो मेजर है वो हमारा लाइफस्टाइल है। और ये हमने देखा है कि ओवर द लास्ट 2 to 3 डेकेड्स जो लाइफस्टाइल है उसमें मेजर डिटीरियरेशन आई है ऑल ओवर, पूरी दुनिया में आई है, लेकिन ख़ास तौर पे पाकिस्तान में भी बहुत आई है। तो हम यही रिकमेंड करते हैं सबको कि अच्छे लाइफस्टाइल के लिए कोई एज नहीं होती, हर एज में होना चाहिए। इवन छोटे बच्चे, यू नो, वी मेक श्योर कि हम उन्हें काउंसल करें सोसाइटी में, यंग पॉपुलेशन को, कि प्रोसेस्ड खानों को अवॉइड करना, मोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मिनिमाइजिंग प्रोसेस्ड एंड सैचुरेटेड फैट्स। उसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज, जैसे डॉक्टर साहब ने पहले कहा, एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स ऑफ कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज ऑन अ रेगुलर बेसिस बहुत ज़रूरी है। फिर ओबिसिटी की एपिडेमिक बहुत बढ़ गई है सोसाइटी के अंदर बिकॉज ऑफ फास्ट फूड, जंक फूड है, बच्चों में भी बड़ों में भी। उसके लिए भी हम रेकमेंड करते हैं कि बॉडी मास इंडेक्स को ऑप्टिमल किया जाए, क्योंकि कई स्टडीज़ ने शो किया है कि जो ओवरवेट लोग हैं उनकी बॉडी में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन चलती है, जिसकी वजह से कैंसर का इंसिडेंस बढ़ता है। फिर ये है कि जो स्क्रीनिंग गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो किया जाए, जो रेकमेंडेड हैं, जो कोलोनोस्कोपी, मैमोग्राम वगैरह सारी। तो हमारे लाइफस्टाइल का बहुत मेजर रोल है। मैं तो घर पे इनफैक्ट मेरा 8 साल का बेटा, मैं उसको कहता हूँ फ्राइड चीज़ें ना खाओ, बिकॉज आई फील कि लॉन्ग टर्म में इन चीज़ों का बहुत नेगेटिव इफेक्ट है और कैंसर को प्रमोट करती हैं ये सारी चीज़ें। ठीक, डॉक्टर सजाद, मैं आपसे जानना चाहूँगी, फालिज के जो मरीज़ है कितनी जल्दी सेहतयाब हो जाते हैं, और फिर उनको फॉलोअप के लिए किस तरह से डॉक्टर से रिजू में रहना? पहली चीज़ यही कि मरीज़ को फालिज होता है तो पहले उसको उठा के पानी पिलाने की कोशिश करते हैं, फिर महल्ले के डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, फिर किसी ऐसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं जहाँ पे फालिज का स्पेशलिस्ट होता ही नहीं। मैं आवाम से यही दरख्वास्त करूँगा कि जैसे ही मरीज़ को फालिज होता है वो उसे किसी ऐसे हस्पताल लेके जाएं जहाँ पे इंजेक्शन TPA जो है वो मौजूद है। खुशकिस्मती से जैसे मैंने बताया कि एवर केयर में ये 24 घंटे ये सर्विसेज हैं। अब यकीन करें मरीज़ की ज़िंदगी बदल जाएगी। एक मरीज़ कुछ लाख सवा लाख लगा के अगर वो इंजेक्शन लगवा के उठ खड़ा होता है तो वो पैसे उस पैसे से कहीं कम हैं कि मरीज़ बिस्तर पे पड़ा रहे, एक पेशाब की नाली लगी हुई है, एक खुराक की नाली लगी हुई है, हर महीने लगाते चले जाते और उसकी रोज़ की दवाइयाँ, और फिर एक आपने मुलाजम रखना है। कुछ लोग मुलाजम भी अफोर्ड नहीं कर सकते। एक शख्स जो कमाएगा भी और मरीज़ की भी केयर करेगा, अब सोचें उस पर कितना दबाव होगा। तो पहली चीज़ ही नज़र गई, एकदम ज़बान पे कोई मसला हुआ, एक साइड कमज़ोर हुई, सीधा उस हस्पताल लेके जाएं जहाँ पे फालिज का स्पेशलिस्ट है। सबसे ज़रूरी, एक दफ़ा जब मरीज़ ठीक हो जाए वो अपनी शुगर को कंट्रोल रखे, ब्लड प्रेशर जो है उसका एक ख़ास नॉर्मल रेंज के अंदर होना चाहिए, अपने वज़न को कम करें। प्लीज़ ये चीज़ें आप ज़रूर गौर से सुनें। और वज़न के मुतल्लिक ये है कि अंग्रेज़ी का एक मुहावरा है कि ओबेसिटी डजंट रन इन द फैमिलीज, द प्रॉब्लम इज़ नोबडी रन्स इन द फैमिली। कि मोटापा ख़ानदान में नहीं दौड़ता, मुसीबत यह है कि ख़ानदान में कोई नहीं दौड़ता। तो एक बात हमेशा याद रखें कि वज़न बढ़ने की एक ही वजह है कि हमारी खुराक हमारी ज़रूरत से ज़्यादा है। फिर मैं बताता हूँ कि मोटापा ज़्यादा खाने से नहीं होता, ज़रूरत से ज़्यादा खाने से होता है। अब देखिए ये इस्लामी असूल भी यही है और मेडिकल भी यही है कि आपका नाश्ता बादशाहों की तरह होना चाहिए। अक्सर ख़वातीन कहती हैं असी तो नाश्ता कर दिए ही नहीं। दोपहर का खाना उससे छोटा होना चाहिए और रात का खाना जो है ना वो बहुत थोड़ा होना चाहिए। ये ऐसी है, ऊपर चेस्ट नाश्ता, फिर नीचे दोपहर का खाना और रात का खाना बिल्कुल कम। आप इसे उल्ट खाना कर लें, छोटा सा नाश्ता करो, उससे बड़ा दोपहर का खाना और रात का खाना बहुत ही बड़ा, और फिर सो जाए, फिर ये नाशपाती बन जाएगी। पेट बड़ा और ऊपर से बंदा छोटा हो जाएगा। सिगरेट नोशी बंद कर दें, अपने आप को इस चीज़ के लिए मोटिवेट करें कि मैंने सिगरेट नहीं पीना। नींद पूरी करें, उन चीज़ों के लिए मत दौड़ें जो आपको मिल तो जाएंगी लेकिन वो आपको बर्बाद भी कर देंगी।
अगर छोटी सी गाड़ी है उसी पे गुजारा करें, उसके स्ट्रेस में दिन रात मेहनत करके अपनी मैं नींद डॉक्टर साहब और ये स्ट्रेस चीज़ें। की तरफ आना चाहती थी, आपने जिक्र कर दिया हर बंदे की ज़िंदगी में मसाइल हैं, ये स्ट्रेस कितनी बड़ी रीज़न है, ये आपको कितना लेके जाता है फालिज की तरफ? आप हर एज में देख लें, मैं आजकल बच्चों को देख रही हूँ, इतना स्ट्रेस हर पढ़ाई का, कुछ बच्चे बहुत स्ट्रेस लेते हैं, ये स्ट्रेस कितना नुकसानदेह है? आपने थोड़ी देर पहले ही कह दिया बच्चों को भी स्ट्रेस है। देखें जी, बच्चा अगर स्कूल में भी पढ़ेगा, एकेडमी में भी पढ़ेगा, घर आके भी पढ़ेगा और एक्सरसाइज नहीं करेगा तो वो तबाह हो जाएगा। मैं क्योंकि यूरोप में काम करता रहा हूँ, वहाँ पे घर में किताब रखने का रवाज ही नहीं है, जो कुछ वहाँ पढ़ते हैं बस वहीं पढ़ते हैं, घर आके वो कुछ और ही करते हैं। ठीक है जी। उसके अलावा हमारे जो माशी मसाइल हैं और समाजी मसाइल हैं वो लोगों को के जहनों को बर्बाद कर रहे हैं। सही। खर्चे अखराजात पूरे नहीं होते, लोगों की जो ख्वाहिशात हैं उनके अखराजात से ज़्यादा हैं। ऐसे ही। अब अगर नहीं कमा सकते तो नहीं कमा सकते, तो जो कुछ है उसके अंदर गुजारा करें और उनकी तरफ ना देखें जिनके पास ज़्यादा चीज़ें हैं। उसके अलावा वर्जिश बाकायदगी से करें 20 से 25 मिनट। अगर आपके घर के इर्द गिर्द पार्क नहीं है तो वही एक्सरसाइज आप हल्की फुल्की सी घर में भी कर सकते हैं। और वो चीज़ें जो बज़ाहिर ज़बान को फ़ायदा देती हैं और मैदे को नुकसान देती हैं उनसे बचा जाए। सही। अगर एक दिन थोड़ा सा गोश्त खा लें, एक दिन दाल खा लें, एक दिन सब्ज़ी खा लें तो उससे भी काम चल जाता है। और जैसे कि असूल है, इस्लामी असूल है कि आप 1/3 मैदा जो है वो खुराक के लिए, 1/3 पानी के लिए रखें और 1/3 खाली रखें। ज़्यादा खाएंगे तो नींद आएगी, सो जाएंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, वज़न बढ़ जाएगा। बिल्कुल। अगर दिल के अमराज हैं उनका बाकायदी से इलाज किया जाए, अपने आप को सुकून रखा जाए। और बाद नशा और अद्वियात जो हैं जैसे कोकेन है, इससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, इससे फालज हो जाता है। मैंने लिटरली मरीज़ों को ब्रेन हेमरेज के साथ आते देखा है जो कोकेन इस्तेमाल करते हैं। तो इन चीज़ों से अगर एहतियात करेंगे, और सबसे बड़ी चीज़ है कि अल्लाह की तरफ रुजू करें, चीज़ें खुद ठीक हो जाएंगी। आप एक राइट ट्रैक पे खुद ब खुद आ जाते हैं। डॉक्टर वैस साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी, कीमोथेरेपी कैंसर का इलाज है, और मुझे ये बताइएगा कि हर किस्म के कैंसर में ये मौसर होता है। सेकेंडली, कितने चांसेस हैं कि आपने इलाज करा लिया तो ये कैंसर पलट के वापस भी आ जाएगा? जी बिल्कुल। अच्छा, कीमोथेरेपी जो है वो ट्रेडिशनली हम ऑलमोस्ट 60-70 ईयर्स से यूज़ करते आए हैं। अब एक अच्छी बात यह है कि जैसा कि मैं पहले बता रहा था, इतनी एडवांसमेंट हुई है कि कीमोथेरेपी नाउ इज़ ओनली वन ऑफ द मेनी ट्रीटमेंट ऑप्शंस वी हैव कैंसर ट्रीटमेंट में, क्योंकि ये एक स्पेक्ट्रम बन गया है। इसमें टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, जीन थेरेपी, उसके अलावा हार्मोनल थेरेपी, तो ये सारे ट्रीटमेंट्स जो हैं अवेलेबल हैं। बट कीमो स्टिल जो है वो एक मेजर कंपोनेंट है उसका। मुख्तलिफ कैंसर्स के लिए मुख्तलिफ रेजिमेंट्स यूज़ की जाती हैं, ज़ाहिर है वो स्पेसिफिक होती हैं उस कैंसर के लिए। और जहाँ तक ताल्लुक़ है बीमारी वापस आने का, तो डेफिनेटली इसमें कैंसर टू कैंसर बहुत वेरिएशन है। कुछ ऐसे कैंसर्स हैं जो काफ़ी बदनाम हैं रिकरेंस के लिए, जिसमें ओवेरियन कैंसर आ जाता है, कुछ सर्टन काइंड्स ऑफ लंग कैंसर्स हैं। तो वो अगर अर्ली स्टेज में भी ट्रीट किए जाएँ एग्रेसिवली, उसके बावजूद हम कई सालों तक उन पेशेंट्स को फॉलो अप करते हैं, इसी वजह से कि हम अर्ली रिकरेंस को पिकअप करना चाहते हैं। ऑन दी अदर हैंड, कई ऐसे कैंसर्स हैं जो बड़ी एडवांस स्टेज में प्रेजेंट करते हैं लेकिन बड़ी स्लोली ग्रो करते हैं, तो कई सालों तक अंडर कंट्रोल रहते हैं। तो बड़ी ये कैंसर की बीमारी जो है अब ये बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो गया है इसका होराइजन, क्योंकि हर कैंसर डिफरेंटली बिहेव करता है। इवन विद इन सर्टन कैंसर्स हम उसको मजीद सब डिवाइड करते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक कि पेशेंट को अगर कैंसर खत्म भी हो गया, आपके रिपोर्ट्स ठीक है, फॉलो कराते रहना चाहिए? जी बिल्कुल, हम बहुत इंकरेज करते हैं। इनफैक्ट एवरकेयर में हम एक सर्वाइवरशिप प्रोग्राम डेवलप कर रहे हैं, जहां हम मरीजों को ये बताते हैं कि बेशक आपका इलाज ख़त्म हो गया, लेकिन आपका फिजिकल एग्जामिनेशन, आपके ब्लड टेस्ट और आपके सीटी स्कैन हम रेगुलर बेसिस पे करेंगे। और अगेन हर कैंसर के लिए हमारी डिफरेंट गाइडलाइंस हैं, जिसमें 3 से 5 साल तो हम ज़रूर फॉलो करते हैं और कई कैंसर्स में 10-10 साल भी फॉलो करते हैं। सही, यानी डॉक्टर से आपको राब्ते में रहना बहुत ज़रूरी होता है। डॉक्टर साहब, फालिज के लिए मुझे कोई थेरेपी बता दें, क्योंकि हम कहते हैं कि इस फालिज के मरीज़ की ना थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी रूटीन में आपको कराते रहना चाहिए। सो वो आप क्या रिकमेंड करेंगे? देखें जी, अगर किसी मरीज़ को खून की नाली बंद होने की वजह से फालिज हुआ है तो उसके लिए हम उन्हें एस्प्रिन या डिस्प्रिन देते हैं बाकायदगी से। इसी तरह कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो खून में कोलेस्ट्रॉल या चर्बी को कम करती हैं, वो स्टैटिन्स है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर की दवाई, अगर मरीज़ को शुगर है तो उसके लिए गोलियाँ या इंसुलिन इस्तेमाल करते हैं। और मरीज़ को सबसे ज़्यादा उसकी हौसला अफजाई ये करते हैं कि तुमने खुद भी वर्जिश करनी है और वर्जिश करवानी भी है। करवाने का मतलब है कि अगर वो ख़ुद अपना बाजू हिला नहीं सकता तो एक फिजियोथेरेपिस्ट उसको वर्जिश कराएगा। इसको हम कहते हैं पैसिव फिजियोथेरेपी। ठीक है। और एक्टिव फिजियोथेरेपी ये है कि दिमाग का जो हिस्सा डैमेज हो जाता है उसके इर्द गिर्द का हिस्सा नॉर्मल होता है।
वो मरीज़ ने खुद इस्तेमाल करके अपने हाथ को हिलाने की कोशिश करनी है। इससे मरीज़ बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। और ये बहुत सारी ये वो चीज़ है जो बहुत सारे डॉक्टर बताते ही नहीं है। देखें, जब तक मेरे दिमाग से सिग्नल नहीं जाएगा ये हाथ हिलेगा नहीं। फिजियोथेरेपिस्ट जितना मर्जी मेरा हाथ हिलाता रहे, तो उसके लिए उसने सोचना है कि मैं अपना हाथ हिलाऊंगा जी। और होगा क्या कि 6-7 महीने के बाद उसका हाथ खुद बहुत हिलना शुरू कर देगा। इस अमल को कहते हैं न्यूरोप्लास्टी। प्लास्टी रिपेयर को कहते हैं, जैसे एंजियोप्लास्टी होती है या आर्थ्रोप्लास्टी होती है। तो वो अपने दिमाग से सिग्नल जो है हाथ में लेके जाए कि मैंने हिलाना है। अब यकीन करें, ये कमाल का तरीका है। मैंने अक्सर मरीजों को इससे भी ठीक होते देखा है। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और बाकी वही चीज़ है, आपने कहा था थोड़ी देर पहले इंग्लिश में कि परहेज़ इलाज से बेहतर है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। जितना मर्जी खाने को दिल करता हो, अब मुझे लोग लड़ते हैं खाओ, मैं कहता नहीं खाऊंगा, तो खाओ, नहीं खाना। ये वैसे मुश्किल काम है डॉक्टर साहब। अच्छा, सर दर्द हर किसी का मसला रहती है जी। हम लोग भी अक्सर काम करके घर जाते हैं तो ऐसे लगता है सर में दर्द हो रही है। नॉर्मल सर दर्द, एक जो आपको नॉर्मल रूटीन से हट के सर दर्द है, और एक मुसलसल खतरनाक सर दर्द किससे कहते हैं? ये थोड़ा सा पेचीदा सवाल है। देखें, ख़तरनाक सर दर्द ये कि जब ब्रेन हेमरेज होती है ना, तो अवैध साहब ने भी ये लफ्ज़ सुना होगा, मरीज़ कहता है कि मुझे इससे शदीद सर दर्द आज तक ज़िंदगी में हुआ ही नहीं। इसलिए पहली चीज़, अमेरिका में हम काम करते थे या कनाडा में, तो वहाँ पे ये कि जैसे ही मरीज़ आता है ना सर दर्द के लिए, पहला काम करें उसका CT स्कैन करें। अच्छा। पहली चीज़ आम तौर पे ख़वातीन में है दर्द शकीका। शकीका वो जो शक करता है, 2 हिस्सों में तकसीम कर देता है। और दूसरा एक क्लस्टर हेडेक है। क्लस्टर कहते हैं यानी एक चीज़ हज़ारों या 100 की तादाद में फेंक दी जाए, जैसे एक क्लस्टर बम होता है। शकीका औरतों में ज़्यादा होता है, जवान औरतों में ज़्यादा होता है। आधे सर में होता है, मरीज़ को मतली या उल्टी होती है, उसके साथ उसे रोशनी और जो शोर है उससे भी उसको तकलीफ़ होती है। उसका दिल करता है कि लाइट बंद करे, मुंह सर लपेटे और अंधेरे में जाके बैठ जाए। जो क्लस्टर है वो आमतौर पे मर्दों को होता है और तकरीबन 60-70 दफ़ा दिन में होता है। और एक ख़ास वक्त में शुरू हो जाता है, इसे क्लॉक हेडेक भी कहते हैं। और जो शकीका है उसे माइग्रेन कहते हैं। माइग्रेन का मतलब है हेमिग्रेन, आधे सर की दर्द। लेकिन इन दोनों से भी ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है ना, वो है ज़हनी दबाव वाला सर दर्द, जिसे हम टेंशन हेडेक कहते हैं। टेंशन हेडेक ज़हनी दबाव की वजह से, और आपने थोड़ी देर पहले ख़ुद बताया कि मुआशी और समाजी मसाइल जो हैं हर घर का वो हर शख्स को है। लेकिन वही है कि अगर आदमी अपने आप को जो कुछ है उसमें मुतमईन कर ले, क्योंकि मैं समझता हूँ सबसे खुश नसीब वो है जो अपने नसीब पे खुश है। बिल्कुल, ये बहुत सारे मसाइल का हल है कि आप ठीक है, यही काफ़ी है। कहते हैं ना, अल्लाह की तकसीम पे आप राजी रहे, फिर बहुत सारे मसलों से आप जो है अपनी जान छुड़ा सकते हैं। एवरकेयर हॉस्पिटल में कैंसर का बेहतरीन इलाज है। कुछ वहाँ पर जो इलाज के स्टैंडर्ड है, मैं चाहूँगी इस पर रोशनी डाल दें। जी बिल्कुल। एवरकेयर हॉस्पिटल में हम एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और एक रोबस्ट किस्म का कैंसर प्रोग्राम डेवलप कर रहे हैं। और इसमें जिस चीज़ पे हमने फोकस की है, देखिए कैंसर का इलाज तो पूरे लाहौर में हो रहा है, पूरे पाकिस्तान में हो रहा है, दवाइयों की अवेलेबिलिटी भी है। लेकिन एक चीज़ जिस पे अक्सर कैंसर फिजिशंस और इवन जो टीम होती है ऑन्कोलॉजी की, वो फोकस नहीं करती, वो पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है। अक्सर कैंसर ट्रीटमेंट्स में देखा जाता है कि मरीज़ को दवाई दे दी, उसके बाद कोई फिक्र नहीं है कि आगे क्या होगा। तो एक्चुअली तो ऑन्कोलॉजिस्ट का काम वहाँ शुरू होता है जहाँ आपने कीमोथेरेपी जो है वो पेशेंट को एडमिनिस्टर की है, क्योंकि जो उसकी फॉल आउट है, उसके बाद जो साइड इफ़ेक्ट्स होने हैं, उनसे कैसे डील करना है, ये जो है ना बहुत कम जगह हैं जो उसको केटर करी हैं। सो वी हैव अ वेरी पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच एट एवरकेयर, जहाँ पेशेंट जो है वो द पेशेंट हैज़ टू गेट द बेस्ट पॉसिबल केयर। उसके लिए हम अपने आप को और अपनी रूटीन्स को एडजस्ट करते हैं। हमने थोड़ा सा ये सिस्टम रखा है कि जो पेशेंट हमारे पास क्लिनिक में आता है, सो हम 30 to 40 मिनट्स एक नए पेशेंट के साथ स्पेंड करते हैं, विच इज़ अ लॉट ऑफ टाइम फॉर यू नो स्टैंडर्ड्स ओवर हेड। जी। और वी एजुकेट द पेशेंट अबाउट देयर डायग्नोसिस, वी गिव देम रिटन एंड वर्बल एजुकेशन। उसके अलावा जब कीमोथेरेपी की प्रेपरेशन होती है तो जो इंटरनेशनल फार्मेसी गाइडलाइंस हैं हम उसको फॉलो करते हैं, एसेप्टिक टेक्निक को फॉलो करते हैं। इसी तरह कीमो डिस्पेंसेशन और एडमिनिस्ट्रेशन के वक्त भी हमारा नर्सिंग स्टाफ इज़ वेरी हाईली क्वालिफाइड एंड वी मेक श्योर कि सेफली कीमो एडमिनिस्टर हो। और फाइनली जो लास्ट स्टेज है, जब पेशेंट घर जाता है और दे हैव टू अगेन यू नो ट्राई टू कैरी ऑन अ नॉर्मल लाइफ, तो उसमें हम उनको डिटेल एजुकेशन फिर प्रोवाइड करते हैं कि व्हेन टू कॉल द डॉक्टर, फीवर हो तो क्या करना है। आई थिंक ये बड़ी चीज़ें ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपका पेशेंट बहुत सेटिस्फाइड हो जाता है। आधी टेंशन जो है ना, जब डॉक्टर इतने तसल्ली से बैठ के बात कर लेता है तो वहीं खत्म हो जाती है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कैसा इलाज एवरकेयर हॉस्पिटल में मौजूद है? वो तमाम चीज़ें जो हम कहते हैं स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल में होती हैं फालिज के इलाज, खासकर फालिज के इलाज के लिए। यानी ये मेरे लिए भी बड़ा हैरान कुन था। आज से हफ्ता पहले एक अम्मा जी आई 73 साल की,
एक साइड सुन थी उनकी, बिल्कुल काम नहीं कर रही थी, और मैंने इंजेक्शन लगाया और फिर मैंने उसकी वीडियो बनाई। 1 घंटे बाद वही औरत चल रही थी। वो तो हैरान थी, मैं भी हैरान हो रहा था कि ये क्या कमाल की चीज़ है, और ये मैंने एवर केयर में ही देखा ये सब कुछ। चलिए जी, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। कोई मैसेज होगा आपका देखने वालों के लिए? ज़िंदगी की कदर करें, अपने आप को सेहतमंद रखें, उन चीज़ों के लिए ना सोचें जो आपको तंग करती हैं, कभी अपने ऊपर ना देखें, उन लोगों को देखें जो आपसे नीचे हैं, आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। ये बहुत अच्छी चीज़ आपने बता दी है। डॉक्टर साहब, आप क्या मैसेज दें? ये डॉक्टर सजाद इतनी खूबसूरती से समराइज़ कर रही है कि आई डोंट हैव मच टू ऐड, बट मैं ये कहूँगा कि जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं, सेहत तो अल्लाह ताला की देन है, लेकिन जो चीज़ें प्रिवेंटेबल हैं, जिसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उनको ज़रूर करना चाहिए। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अल्लाह ताला ने हमें जो बॉडी दी है, हम इसको प्रोटेक्ट करें। बिल्कुल, हमारे हाथ में है कि हमने खुराक क्या खानी है, हमारे हाथ में है कि हमने अपने लाइफस्टाइल को कैसे मैनेज करना है, हमने वॉक एक्सरसाइज करके अपनी ज़िंदगी को आसान कैसे बनाना है, दवाइयों से कैसे दूर रहना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका उनके वक्त के लिए। थैंक यू सो मच। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। सो आपके लिए मैसेज ये है कि अगर आपकी सालगिरह है कल, तो आप अपनी पिक्चर अपने नाम के साथ हमें अभी भिजवा दें। जल्दी आएँ और जल्दी प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएं। आपकी सालगिरह को भी इसी तरह से हम स्पेशल बनाएंगे और आपको बनाएंगे प्रोग्राम का हिस्सा। इसके लिए व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिखा दें, इस पर अपनी पिक्चर्स और अपना नाम हमें व्हाट्सएप कर दें और प्रोग्राम में शामिल हो जाएं। इसके अलावा अपनी सजेशंस और अपना फीडबैक हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। अपना ख्याल रखिएगा। कल सेम टाइम पर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।